अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि 3 महीने तो हमें समझने में लग गए, 1.5 साल तक पावर सेक्टर के असल फिगर्स का पता ही नहीं चल रहा था। पूरी तैयारी के साथ हुकूमत में आना चाहिए था। साथ ही वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन जीतने के बाद, टीम बनने के बाद हुकूमत संभालने से पहले ब्रीफिंग होनी चाहिए कि मईशत की और वजारतों की क्या सूरत हाल है। अब उस बयान का मुसलसल चर्चा है। अब अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान पर हुकूमत मुखालिफ बयानियां बना रही है, वज़ीर आज़म पर खुलकर तनकीद कर रही है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी वज़ीर आज़म के इस बयान पर आज कड़ी तनकीद की। क्या नाम है उस नालायक और नाअहल का जो 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती। क्या ये इलेक्शन से पहले बार बार ये नहीं कहता था कि मेरे पास 200 जबरदस्त बंदों की टीम है? क्या ये नहीं कहता था? तो आज तुम्हारी 200 बंदों की वो टीम किधर है? हमें तो जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इसके काबीना के जो अफराद हैं वो आपस में म्यूजिकल चेस खेल रहे हैं, बार बार एक दूसरे से अपनी सीटें तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो 200 अफराद की टीम पाकिस्तान को कहीं नजर नहीं आई। तुम्हारी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। मैं आपको एक लतीफा सुनाती हूँ। एक फंक्शन के अंदर एक साहब, एक गुलूकार बहुत बेसुरा गा रहे थे, तो एक साहब नीचे से उठे और पिस्तौल लेके स्टेज पर पहुंच गए। तो गुलूकार साहब डर गए। उन्होंने कहा शायद मुझे बुरा गाने की वजह से मारने आया है। उन्होंने कहा ना 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 ना, मुझे ना मारना। उसने कहा मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जो तुम्हें यहाँ लेकर आया आज। इसके अलावा मरियम नवाज ने हुकूमत पर चीनी, गंदुम और LNG स्कैंडल्स पर भी तनकीद की। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 250 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन LNG को देर से इंपोर्ट करके पाकिस्तानियों को महंगी गैस फराहम करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं उनको बाहर से ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 8 अफराद कोरोना के पेशेंट्स जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स टाइम पे नहीं आए। कितने मर्दान के भाई जानते हैं ये बात? सब जानते हो ना? एक तरफ पीपल्स पार्टी ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात लड़ने का इंदिया दे रही है, और अब तो नून लीग के मोहम्मद जुबैर, जो कि तर्जुमान है मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के, उन्होंने भी कह दिया है कि नून लीग भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। और दूसरी तरफ मरियम नवाज ने आज फिर इस्तीफों की धमकी दोहराई। अपोजिशन के इस्तीफों और हुकूमत को धमकी के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने आज पंजाब की सूबाई हुकूमत की मुल्तान जलसे की हिकमत अमली पर तनकीद तो की, मगर साथ ही अपोजिशन को इस्तीफे देने का चैलेंज भी दे दिया। मुल्तान में भी बिला वजह नाक़िस हिकमत अमली की वजह से इनको शहीद बनने का मौका दिया गया। अगर इनको स्टेडियम में आने देते तो ना ये गाजी रहते ना शहीद होते। और ये मेरा मौक़िफ़ था। इसी तरह अगर वो कहीं और करना चाहते हैं बरमला करें। ना हम घबराते हैं इस्तीफों से, ना हम घबराते हैं लॉन्ग मार्च से, ना हम ख्वाहिशमंद हैं कि कुर्सी से चिपके रहें कि जिसके लिए हम मुल्क के मफादात का सौदा करें। ऐसा नहीं करेंगे। आप इस्तीफों की धमकी देना चाहते हैं, जरूर दें, पर कायम भी तो रहे ना। इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो दे देना भैया। ये हिचकिचाहट क्यों है? ये घबराहट क्यों है? ये रुकावट क्यों है? 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए, और अगर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करें कौम के साथ। ये ड्रामा बंद करें और कहें कि इस्तीफे दिखावे की और देने की और। कल वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान पर के हवाले से बयान दिया, वो मीडिया पर चला। आज मौलाना फजलुर रहमान ने उसका जवाब दिया।
इमरान खान कहता है फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूं कि अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो, अपनी जान तो छुड़ा लो फिर हमारी बात करो। हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। और जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ न कहो, इमरान जाने और तुम जाने। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि ये नाजायज हुकूमत लाना, उसके लिए धांधली करना, उनकी मईशत का भट्ठा बिठाना, जितना वो मुजरिम है इतना उसको लाने वाले भी। आखिर अपोजिशन चाह क्या रही है? लॉन्ग मार्च की, इस्तीफों की धमकी भी दे रही है। हुकूमत कह रही है बाद में क्या देने हैं, अभी इस्तीफे दे दें, 31 दिसंबर तक दे दें। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। मोहम्मद जुबैर साहब, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फिर आपने भी कह दिया, और दायरा आप क्योंकि तर्जुमान हैं मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के, तो ये माना जाता है कि आप जो कह रहे हैं वो उन्हीं का मौक़िफ़ है। तो अगर आप लोग भी बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो और इस्तीफा भी देने जा रहे हैं जैसे कि आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा, तो ये क्या एग्जैक्टली पॉलिसी है? क्या कंफ्यूज हैं आप लोग? नहीं, कंफ्यूज नहीं है शाह साहब। एक तो जाहिर सी बात है, जब सितंबर में हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया था तो ये कोई छोटी कैंपेन तो थी नहीं, उसमें मुश्किलात भी आनी थी, रुकावटें भी आनी थी, और ये कोई स्मूथ सेलिंग तो होनी नहीं थी। और जब 11 जमातें एक साथ बैठती हैं तो उसमें सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखना, एक ही पॉलिसी और एक ही स्ट्रेटजी के साथ चलना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि स्टेक्स डिफरेंट हैं। पीपल्स पार्टी के स्टेक्स डिफरेंट हैं, JUI के डिफरेंट है, PMLN के डिफरेंट है। बावजूद इन डिफरेंसेस की वजह से PDM अभी तक अल्लाह का शुक्र है इंटैक्ट है और चल रहा है। अब जहाँ तक बाई इलेक्शंस का ताल्लुक है, जाहिर सी बात है हमें तो नहीं पता था, क्योंकि ये तो इतने महीनों से बाई इलेक्शंस ऑन होल्ड थे कोविड की वजह से या जिस वजह से भी। अब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है। अब उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि इलेक्शंस में हम हिस्सा लें और उन इलेक्शंस में वोट के ज़रिए ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें कि अवाम किसके साथ खड़े हैं। क्या उन फोर्सेस के साथ खड़े हैं जो PDM के साथ हैं, PTM के प्लेटफॉर्म की तरफ देख रही है, या हुकूमत की तरफ देख रही है। एंड आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम ये चीज़ 19 फरवरी की शाम को जब इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे तो आप सब महसूस करेंगे कि हमने जो फैसला किया था इलेक्शन में हिस्सा लेने का वो विंडिकेट होता है। नहीं, मगर 19 फरवरी को खाली छोड़ना वैसे भी एक 19 फरवरी से पहले, यानी आप रिजाइन करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। 19 फरवरी को आप कह रहे हैं कि नताइज आएंगे बाई इलेक्शन के, यानी उससे पहले आप रिजाइन करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं? नहीं, देखिए अभी हमने जो, इससे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले जब बाई इलेक्शन का स्केड्यूल आया भी नहीं था तो PDM की जब लास्ट मीटिंग हुई थी 14 तारीख को, उसके बाद जब मौलाना फजलुर रहमान ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज साहिबा और बिलावल और दूसरे लीडर्स भी शामिल थे, तो उसमें जो प्लान अनाउंस किया था वो ये था कि 31 जनवरी तक हुकूमत को डेडलाइन दी थी कि आप रिज़ाइन कर दें। फेलिंग विच 1 फरवरी को PDM अपनी नई स्ट्रैटेजी अनाउंस करेगी जिसमें 2 चीज़ें होंगी, एक लॉन्ग मार्च और दूसरा इस्तीफ़े। तो हम समझते हैं कि अब चूँकि हमारे पास एक स्पेसिफिक डेट भी है बाई इलेक्शन की, तो उसका हमारा जो ऐलान होगा 1 फरवरी को वो उसी हवाले से होगा और उसको मद्देनज़र रख के होगा। मगर जुबैर साहब, आप लोग ये कहते हैं कि पहले तो ये हुकूमत जाए, इस्तीफा दे, उसके बाद इलेक्शन इसी निज़ाम के तहत नहीं लड़ने हैं, क्योंकि इस निज़ाम के तहत आपका दावा है 2018 में धांधली हुई, आपका दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपके साथ धांधली हुई, मगर इसी निज़ाम के तहत आप बाई इलेक्शन में हिस्सा लेके इस हुकूमत को मात दे के साबित करना चाहते हैं कि हुकूमत गैर मकबूल है। देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये कोई आसान फैसला नहीं है। आसानी सिर्फ इस लिहाज से है कि 2018 के जनरल इलेक्शन के मुकाबले में चंद सीटों पर बाई इलेक्शन पर आप नज़र ज़्यादा अच्छी तरह रख सकते हैं, और आपको ये भी पता है कि ये क्या कुछ हो सकता है प्री इलेक्शन, इलेक्शन के दिन वोटिंग के ज़रिए। और सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन बात थी, हमारे लिए सरप्राइज़ एलिमेंट था 2018 में काउंटिंग
के दौरान किस तरह से गलतियां हो सकती हैं। सो हमारी जो नज़र है वो उस पर रहेगी। एंड हम दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम सीधा सीधा जीतेंगे अगर कोई धांधली ना हुई, कोई प्री पोल रिगिंग ना हुई, या इस किस्म की धांधली अगर करेगी हुकूमत तो वो उसको एक्सपोज करने में भी आसानी होगी। सो आइदर वे मेरा ख्याल है हमारा जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब रहेगी। मतलब आइदर वे आप अपने आप को सेफ कर रहे हैं हर तरफ से कि अगर जीत गए तो साबित कर देंगे कि हुकूमत गैर मकबूल हो गई है, हार गए तो कह देंगे प्री पोल रिगिंग हुई थी या फिर इलेक्शन डे रिगिंग हुई थी, या फिर बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में तो हुकूमतें जीत ही जाती हैं। नहीं, ये लास्ट पॉइंट नहीं मैं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर डब्बे उठाते हुए भागते हुए देखे जाएंगे कैमरे की नज़र से, या ठब्बे लगाते हुए दिखाएगी मीडिया और कैप्चर करेगी, या ब्लेटेंट कोई इस किस्म की रिगिंग होगी जो सबके सामने होगी, तो वो तो सबके सामने होगी। कोई हम ये तो नहीं कहेंगे कि जी वो तो ठीक है जी, ये तो इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट जीतती ही है। ये वाला लास्ट पॉइंट मेरा रेफरेंस नहीं था, मेरा रेफरेंस था कि इस मैं एहतियातन पहले ही कह दिया है, एहतियातन पहले ही कह दिया कि तीसरा पॉइंट भी नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर नहीं दिखाया गया ठप्पे लगाते हुए, बैलेट बॉक्स ले जाते हुए, तो आप लोग हार मानेंगे और तीसरा बयान नहीं दे रहे होंगे कि जी बाई इलेक्शन था। लोगों को होता है कि जी बाई इलेक्शन में हुकूमत को वोट दे दें क्योंकि काम कराने होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो आप लोग को एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे। शाह साहब, ये जितनी भी सीटें अगर आप देखें, अगर आप सियालकोट की सीट देखें, अगर आप गुजरावाला की सीट देखें, ये हम सन 85 से नहीं हारे हैं, किसी बाई इलेक्शन में भी नहीं हारे हैं। जब पीपल्स पार्टी की फेडरल हुकूमत थी उधर भी अगर कोई इलेक्शन हुआ तो कभी हम हारे ही नहीं हैं। और अगर आप लीड भी देखें 2018 के इलेक्शंस में, एक में हम 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, दूसरे में जो प्रोविंशियल असेंबली की थी उसमें 32,000 वोटों से जीते थे। बावजूद उस धांधली के, प्री पोल रेकिंग, तोड़ फोड़, सबके बावजूद, डर खौफ, काउंटिंग में जो सारा कुछ किया गया, उसके बावजूद इतने मार्जिन से जब जीते थे, तो ये तो हो नहीं सकता कि जी 2020 में खुद वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि जी हम डिलीवर नहीं कर सके 2.5 साल में, और अब सडनली अवाम आके उन्हीं को वोट देना शुरू हो जाए। ऐसा मेरा ख्याल है किसी के लिए भी एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। ज़ुबैर साहब, क्लियरली नजर आ रहा है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूंसीज को खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए बाई इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं। तो जब आप इस्तीफा दे देंगे, और वजीर आजम कह चुके हैं कि मैं उन तमाम जगहों पर इलेक्शन करा दूंगा, तो उस वक्त क्या आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को खाली छोड़ देंगे? वज़ीर आज़म वैसे ही बात कर रहे हैं जो इलेक्शन से पहले बातें करते थे कि 90 दिन में ये हो जाएगा और 100 दिन में ये हो जाएगा और 1 साल में ये हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता होता जब वो ऐलान करते हैं, और अब तो उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल शटर हो गई है कि, और वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया। 490 सीटें तकरीबन हैं अगर अपोजिशन रिज़ाइन करती है। 490 सीटों पर बाई इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं होता। क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपोजिशन अगर बैठे ही ना, तो कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम चल सकता है? जुनेजो साहब की 1985 की पार्टीलेस इलेक्शंस के बाद भी पार्टी फॉर्म की गई, मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री पार्टी, और तब जाके एक ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस में तफरीक हुई और निज़ाम चला। कैसे चल सकता है अगले 2.5 साल अगर कोई ऑपोजिशन ही नहीं होगी? अगर बाई इलेक्शन करवा भी लेते हैं, अगर बिल फर्ज, लेकिन 490 सीटों पर बाई इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है। 1 फरवरी को हम अपना लाएअमल ऐलान करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे लिए कोई ऐसी कन्फ्यूजन की बात है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। शाह महमूद कुरैशी साहब से हम बात करते हैं, उन्हें भी कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं 31 दिसंबर को इस्तीफ़ा दे दें, और जरदारी साहब के हवाले से भी उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हुकूमत के राब्ते हो रहे हैं। क्या मामला है? शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, आप जैसा सीनियर रहनुमा भी अगर चैलेंज कर रहा है इन्हें कि जी एक तो हम आपको रोकेंगे नहीं, मुल्तान में हमने गलती की, आप आए लॉन्ग मार्च करें, आपने इस्तीफे देने हैं तो पहले दे दें, 31 दिसंबर को इस्तीफे दे दें, तो ये कॉन्फिडेंस क्या इदारों की तरफ से कोई बैक चैनल राब्ता हुआ है? क्योंकि जरदारी साहब पर भी आप बड़ा कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं, आप लोगों का राब्ता हुआ है, या आपको वैसे ही यकीन है कि इनके इस्तीफे आने ही नहीं है और लॉन्ग मार्च भी होना ही नहीं है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ शाहजेब कि इस्तीफों पर अगर ये संजीदा है तो फिर ये कौम को गुमराह ना करें, और क़यादत की बजाय ये स्पीकर को इस्तीफे दे अगर संजीदा है। इनमें अभी तक ये भी इत्तफाक नहीं हो सका कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं लेना।
अब एक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरमाते हैं कि ये फैसला तो पीडीएम का है, पीपल्स पार्टी का तो फैसला नहीं है कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना। अगर आप ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना जा रहे हैं तो फिर इस्तीफे दे रहे हैं, और अगर इस्तीफे देने का आपका इरादा पुख्ता है तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में लड़ने की आप जहमत क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तजादात हैं। मैं कह रहा हूं कि इस तजादात से कौम को आप गो में ना रखें, एक फैसला करें। शायद वो कह रहे हैं हम ज़िमनी इंतखाबात में साबित करना चाहते हैं कि खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे और हुकूमत अनपॉपुलर है, अवाम हमें इलेक्ट करेंगे, हम साबित करेंगे। कौम को धोखा देने के मुतरादिफ है। ये दो अमली है, ये तजाद है, ये इनके बयानिया में तजाद है कि जो उनको चीज सूट करे वो कर लें और कौम से मजाक कर रहे हैं। ये मजाक बंद करें। अगर वो, हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि देखिए, आप जलसे जुलूस करना चाहते हैं, आपको नहीं करने चाहिए। कोविड की वबा बड़ी शिद्दत से आगे बढ़ रही है और बड़ा सीरियस है ये सेकेंड वेव का जो आगाज हुआ है, न कीजिए। लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी, हम खामोश हो गए। अब भी हम समझते हैं कि आपके अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन आप करना चाहते हैं तो हम उसको सियासी अंदाज में लेंगे। मैं नहीं समझता कि रुकावट बननी चाहिए। पॉलिटिकल अमल है, जारी रहे। धरना देना चाहते हैं, शौक से दे। शाह साहब, एक और मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं। आपने ज़ाहिर राना सनाउल्लाह साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया आप पर कि आपने आके उनसे कहा था कि जी हम समझते हैं कि ये तरामीम सारी होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि ये सारी तरामीम भी की जाए फेटफ के साथ, और हमने नहीं कहा था। और आपने कहा कि हाँ जी हम तो समझते ही होनी चाहिए, मगर एक बंदा नहीं मान रहा है। आपने आज तफसीली उसका जवाब भी दे दिया, मगर शेख रशीद अहमद साहब भी कह रहे हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग तैयार थे इस बात के लिए, इमरान खान साहब नहीं माने। मैं ज़रा सुना दूँ, फिर आप उस पर ज़रा तफसीली जवाब दे दीजिएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के अलावा सब लोग राजी थे नैब की तरमीम पर। सही कहा उसने, बिल्कुल ठीक। आप भी राजी थे? नहीं, मैं तो उस कमेटी का मेंबर, लेकिन बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स राजी थे। मोस्टली लोग, ठीक कहा उसने। अच्छा, मोस्टली लोग कह रहे थे कि अगर ये 34 नहीं तो 24-28 मान ली जाए। अच्छा अच्छा, 34 पूरी पे नहीं थे। इमरान खान डट गए। हाँ, उसने कहा नहीं। शाह साहब, ये दुरुस्त है कि आप में से मुतअद्दिद लोग राजी थे इस बात के लिए कि तरामीम नैब में हो जानी चाहिए, मगर इमरान खान साहब नहीं माने। शाहजेब, मैं वजाहत करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब डिस्कशन हो रही थी, वो फैटफ की लेजिस्लेशन हो रही थी, उसमें नैब का कानून साथ जुड़ता ही नहीं था। मेरा इसरार था कि दो अलग चीजें हैं। नैब की कानून साजी या तरमीम की आप बात करना चाहते हैं, वो अलहदा हो सकती है। उसको फैटफ की कानून साजी से मत जोड़िए। ये पाकिस्तान की जरूरत है। हमने ग्रे लिस्ट से निकलना है, और भारत की जो कोशिश है हमें ब्लैक लिस्ट में धकेलने की, उससे हमने मिलकर बचाव उसका तलाश करना है। नैब की तरामीम का आपके पास सुनहरी मौका था। 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 5 साल नून की हुकूमत थी, आप नहीं कर पाए। अब भी अगर आपकी तजवीज है तो आप सामने रखिए, तो उस पर बात हो सकेगी। उस पर उन्होंने ये मसवदा जो उन्हें तैयार किया हुआ था वो पेश कर दिया। वो 34 तरामीम चाह रहे थे। जब हमने उन तरामीम को बैठकर उनका हमने मुताला किया, खान साहब इससे फैसला बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन मैं आपको वाज़ेह अर्ज करना चाहता हूँ, पार्टी की अक्सरियत, मैं अब किसी का मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत इन तरामीम के हक में ना थी ना है। और साहब, आपने ये नहीं कहा था कि ये होनी चाहिए, मगर वो नहीं मान रहे हैं, और साथ में शहजाद अकबर के सामने कोई बात नहीं करना, ये उनके कारिंदे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी? देखिए, अब मैं किसी को, एक मोअज़्ज़िज़ आदमी अगर ऐसी बात करता है तो मैं अब क्या कह सकता हूँ। ये सिर्फ सियासी शोबताबाजी है और कुछ नहीं। और शाह साहब, ये क्या दुरुस्त है कि इदारों ने ही उनसे कहा था कि एफएटीएफ की टीएफ की लेजिस्लेशन करें, और इदारों ने ही कहा था कि जी नैब जो है इसके कवानीन में भी साथ ही तरामीम करा लें? अपोजिशन ने नहीं कहा था। अर्जी है, ये कौम की जरूरत है। फैटफ से निकलना, ग्रे लिस्ट से निकलना, ये पाकिस्तान की जरूरत है, ये सबकी जरूरत है। ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कितनी तंग नजरी की बात कर रहे हैं। मगर शाह साहब, नैब के कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी का काम ना करना, ये शिकायतें भी आपकी हुकूमत की, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा था कि इदारों ने कहा था कि ये काम भी साथ करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट, देखिए हमने खुद सोचना है कि हमारे मफाद में क्या है। हम बिल्कुल समझते हैं
कि नैब को विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल समझते हैं कि शफाफ तरीके से एहतसाब होना चाहिए और क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम इसके कायल हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि नैब और सियासत की आड़ में नैब के कानून में ऐसी तरमीम करा दी जाए कि एहतसाब का अमल बेमानी होकर रह जाए और जिन्होंने बेदर्दी से मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया है वो आजाद घूमते फिरते नजर आए। और साहब यानी उस वक्त इदारे जो समझते थे कि एफएटीएफ की लेजिस्लेशन हो, और उन्होंने ऑपोजिशन से भी कहा, उन्होंने नैब के हवाले से नहीं कहा था लेजिस्लेशन का। की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की जरूरत है, ये पाकिस्तान की जरूरत है कि फैक्ट्स में हम आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, हुकूमत का कॉन्फिडेंस किस वजह से है, ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस किस वजह से है, इस पर राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत और अपोजिशन के दावे अपनी जगह, दोनों का एतमाद अपनी जगह, मगर असल में मामला हो क्या रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब, साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब। उन दोनों से इस हवाले से बात करेंगे। हामिद मीर साहब, पहले आप ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी कह रही है हम तो बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इंडिया दे रही है सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, अब नून लीग भी कह रही है बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। साथ ही खड़े मौलाना फजल रहमान के जो असेंबली पर यकीन नहीं रखते। क्या कोई कन्फ्यूजन है इस वक्त ऑपोजिशन में कि इन्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है? देखें, जो इस्तीफों का मामला है उस पर तो पीडीएम के इजलास में एक फैसला हो चुका है और अब आप देखेंगे कि 27 दिसंबर को भी उस हवाले से जो जलसा होगा लाड़काना में, उसमें भी जो अहम पार्टियां हैं पीडीएम की वो एक वाज़ेह लाइन के साथ सामने आएंगी। लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन वाला मामला है इस पर पीडीएम में अभी फैसला नहीं हुआ और उसमें जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान है और बाकी जो पार्टियों के लोग हैं, इन्होंने एक मीटिंग दोबारा करनी है। हो सकता है पहले बिलावल साहब का ख्याल था कि ये मीटिंग जो है ये लाड़काना में हो जाएगी, लेकिन शायद वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं पहुँच पाएंगे, उनकी अपनी इंगेजमेंट्स हैं। और उसके बाद फिर 29 दिसंबर को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास है, तो उसमें भी होगा। तो जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमने तो काफ़ी पहले से इलेक्शन कमीशन को, तो ताज हैदर साहब है, उन्होंने काफ़ी पहले से ख़त लिखा हुआ था कि आपने ज़िमनी इलेक्शन जो है उसको बहुत डिले कर दिया, तो उसको आप उसके लिए डेट का ऐलान करें। तो अब अगर ये फैसला कर लेते हैं कि इन्होंने इस्तीफ़े देने हैं तो उसके बाद इनको इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो मामला है इसको यकीनन इनको पहले से तय करना चाहिए था। मैंने मुख्तलिफ इनके लोगों से पूछा है कि ये इसकी वजह से एक तासुर मिल रहा है कि कन्फ्यूजन है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि हमने जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था वो ख़त हमने काफ़ी पहले लिखा था और अब इलेक्शन कमीशन ने जल्दी इसलिए किया है, बाई इलेक्शंस की अनाउंसमेंट इसलिए किया है क्योंकि हमने इस्तीफ़ों की बात शुरू कर दिया है। तो दरअसल वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको दबाव के तहत उससे फैसले करवाए जा रहे हैं। मतलब हुकूमत का बड़ा कॉन्फिडेंस है आसिफ जरदारी साहब पर, फिर खबरें आती हैं कि अपोजिशन को भी बड़ा शक है कि पीपल्स पार्टी आखिर तक जाएगी नहीं जाएगी। ये हुकूमत का कॉन्फिडेंस किस वजह से है? कोई माजी के रवैये की वजह से है या जरदारी साहब से किसी हालिया राब्ते की वजह से है? देखें, जरदारी साहब जो है ना वो एक सॉफ्ट टारगेट हैं क्योंकि वो आजकल बीमार हैं और जवाब नहीं दे सकते। और आप देखें कि सिर्फ हुकूमत की उनसे उम्मीदें वाबस्ता नहीं हैं। आप देखें कि कुछ जो मखसूस टीवी चैनल्स हैं उन पर जो कुछ मखसूस तज्जिया निगार हैं वो शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वो सारे के सारे आजकल आसिफ जरदारी साहब का राग अलापते हैं और हुकूमत के वुज़रा भी आसिफ जरदारी साहब का राग अलापते हैं। तो मैंने ये 3-4 दिन पहले आसिफ जरदारी साहब से ये बात की थी, फ़ोन पे पूछी थी। मैंने कहा जनाब आजकल आप बड़े पॉपुलर हैं हुकूमत के वुज़रा में, प्रो गवर्नमेंट जो एनालिस्ट हैं उनमें, वो सारे के सारे जो हैं उनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। तो उन्होंने उस पर कहका लगाया और उन्होंने कहा कि भाई आप तो खुद अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल पार्टी के जो तमाम अहम फैसले हैं वो बिलावल साहब करते हैं और जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के वो करते हैं। और आपको ये भी पता है कि मेरी तबीयत जो है वो कितनी ख़राब है। तो देखते जाएं आप, थोड़े दिन रह गए हैं, 27 दिसंबर का जलसा भी होगा, उसमें जो बिलावल साहब का लोबलहजा होगा वो सबके सामने आ जाएगा और वो ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो ये जो जरदारी साहब से जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी उम्मीदें बाहर आएंगी। एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि आसिफ जरदारी साहब को बहुत से अहम लोग जो हैं वो राब्ता करने की कोशिश करते रहे हैं पिछले दिनों में और उनको फ़ोन करने की कोशिश करते रहे हैं।
तो जरदारी साहब ने उनके साथ कोई बात नहीं की। और देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की थी ना कि हमें फ़ोन करने बंद कर दो, तो ये बात जो है ये उन्होंने अपने वालिद साहब की मर्जी से उनको एतमाद में लेके की थी। और फ़ोन जो आ रहे थे वो सिर्फ बिलावल साहब को नहीं आ रहे थे, जरदारी साहब को भी आ रहे थे और पार्टी के और लोगों को भी आ रहे थे। तो बिलावल साहब ने जो कहा था कि हमें फ़ोन करने बंद करो, तो वो सिर्फ अपने बिहाफ पे उन्होंने बात नहीं की, अपने वालिद साहब के बिहाफ पे भी बात की। बाकी देखें, ये तासुर इसलिए कायम होता है कि कुछ मुझे इसमें लगता है कि पीडीएम की जो जमातें हैं ना, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। अब देखें, जिस तरह के आज जो मर्दान का जलसा है, तो मर्दान के जलसे में जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो रैली में ही रह गई, रश में फंस गई, वो स्टेज पे ही नहीं आ सकी। इसी तरह जो पेशावर का जलसा था उसमें भी बिलावल साहब फंस गए थे, वो बड़ी मुश्किल से स्टेज पे पहुंचे। लाहौर में जो हुआ वो आपके सामने है। आज की जो रैली थी मर्दान की, उसमें जो ज्यादा फोकस था वो मरियम नवाज शरीफ की जो तकरीर थी, ज्यादा फोकस इस्तीफों पे था, लॉन्ग मार्च पे नहीं था। तो पीडीएम जो है उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का फोकस लॉन्ग मार्च है और मरियम नवाज शरीफ साहब का फोकस जो है वो इस्तीफे हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आ रहा है। तो उनको अपनी कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी चाहिए। और जब वो बार बार जब इस्तीफों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो शायद पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज कर रहे हैं या उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का कोई स्टेक नहीं है, पीपल्स पार्टी का स्टेक है। लेकिन अल्टीमेटली जिन लोगों ने जरदारी साहब से उम्मीदें लगा रखी हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी उम्मीदें बाहर आएंगी। भट्टी साहब, आप बताइएगा, एक तरफ अपोजिशन हीट बढ़ा रही है तो हुकूमत माहौल ठंडा करने की बजाय अपनी तरफ से हीट बढ़ा रही है। करिए जी, अभी इस्तीफे दे दें 31 दिसंबर तक। क्या वजह है हुकूमत के एतमाद की? कोई राब्ते हैं उसकी वजह से है या और कोई वजह है? पहली बात तो ये कि सभी के साथ राब्ते हैं, सब राब्तों में हैं। दूसरी बात यह है कि यलगार पार्टी और है, पसपाई पार्टी और है। और तीसरी बात यह है कि हर पार्टी में 3-3 धड़े बन गए हैं, पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में, मौलाना साहब की जमात में। और चौथी बात यह है कि कोई भी अभी तक सिवाय मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई भी किसी को भी नहीं पता कि ये जो हमने गेम शुरू की है इसका एंड क्या होगा, एंड क्या करना चाहिए। इस्तीफे दे देंगे तो फिर धरना ले आएंगे तो फिर सर, यानी एक बंद गली में पीडीएम पहली मरतबा आके फंसी हुई है। और पीडीएम फंस चुकी है मुस्लिम लीग नून में, अक्सरियत इस्तीफों के हक में नहीं है। कोई मोजज़े ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए तो वो एक अलहदा बात है, वरना और अगर ये एक इतने ही इस्तीफों के हक में होते या इस्तीफ संजीदा होते तो बाई इलेक्शन क्यों लड़ते? ये जो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं ये 1 महीने बाद तो रिज़ाइन कर जाना है, तो फिर इसमें क्या है? जीबी के इलेक्शन में क्यों ओथ लिया इन्होंने, अगर ये सारा निज़ाम ही जाल लिया है तो? और बाकी सारा ये क्यों कर रहे हैं? तो ये दो अमली है, ये फंसे हुए हैं, फंस गए हैं। हुकूमत को पता है कि इस वक्त हर जमात के अंदर एक 3-3 धड़े बने हुए हैं, इसलिए वो दबाव बढ़ा रहे हैं कि इस्तीफे दें, इस्तीफे दें। बस साथ ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म मान रहे हैं कि मेरी वज़रा की कुछ की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, मगर उसके बावजूद एहतसाब नहीं कर रहे हैं। किसी का पोर्टफोलियो बदल देते हैं, किसी का एहतसाब नहीं होता नजर आया। क्या वजह है? क्या कोई लोग नहीं बचे वज़ीर आज़म के पास जिन्हें पर उनको कॉन्फिडेंस हो और उन्हें वजारत दे सकें, या फिर मामला ये है कि पीडीएम का इतना दबाव कि उन्हें लगता है कि कमज़ोर लगेंगे अगर इस वक्त किसी का एहतसाब करेंगे या उससे पोर्टफोलियो लेंगे? डेफिनेटली नंबर 1 तो पीडीएम की तहरीक ही है, जिसकी वजह से इस वक्त तब्दीलियां मरकज़ में कम अज़ कम बहुत वसी पैमाने पर आ जानी चाहिए थी और आनी थी। ये तहरीक है जिसकी वजह से कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो भी उनका ख्याल है। तीसरी वजह यह है कि जज़ा सज़ा का निज़ाम, चलो पीडीएम की तो 10 अभी तो ये एक फैक्टर है कि इसकी वजह से वो कुछ इलाज उला नहीं रहे, लेकिन उससे पीडीएम से पहले, इस जलसों से पहले, इस तरीक से पहले भी तो कोई कितनी शानदार कारकर्दगी थी हुकूमत की कि वो बहुत शानदार थी। और ये मठ ही है, जज़ा राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, होमवर्क नहीं, ऊपर से जज़ा सज़ा नहीं, ऊपर से फॉलो अप नहीं। यानी एक आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर आज़म साहब को कबीना को गलत ब्रीफिंग्स दे दी जाएं चीनी पर, आटा गंदम पर, फर्नेस ऑयल और LNG पर, और वज़ीर आज़म साहब को पता ही कोई ना हो, और वज़ीर आज़म साहब वही उन्हीं के फिगर्स लेके चल रहे हों। दूसरी बात यह कि 13 मरतबा वज़ीर आज़म साहब सिर्फ महंगाई का नोटिस लें और 8 कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब महंगाई करें और फॉलो अप ही कोई ना हो।
फिर पता चले यूटिलिटी स्टोर पे फलां चीज़ ख़त्म हुई पड़ी, फिर पता चले कि एक दुकान पे 8 रुपए कम मंडे, 1 रुपया 8 रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, फिर पता चले बिजली गैस, फिर IMF की शराइत भी इसमें, फिर इसमें नालायकी, नायली, कन्फ्यूजन, फिर इसमें धड़ेबंदी हुकूमत की आपस में, फिर इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने का। तो लेकिन इमरान खान साहब जब टीम में आया करते थे खेल के दिनों में, तो लोगों में एक साइलेंट पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था कि इमरान खान कप्तान आ गया, कप्तान आ गया। अब वो डर नहीं है कैबिनेट में, एडवाइजर्स को, मिनिस्टर्स को, सारों को वो धड़े बना लिए हैं। और आप किसी दिन अगर आपको अल्लाह कैबिनेट का इजलास दिखाने की तौफीक दे दे, मैं तो कहता हूं कि ऐसा इजलास है कि इसमें कोई शक नहीं, कैबिनेट के इजलास बड़े रेगुलर होते हैं और एजेंडा होते हैं, बेस्ड होते हैं और सारे अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक देखने वाली चीज़ है कि वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, दो, एक किसी से लड़ रहा है, दूसरा किसी से लड़ रहा है, तीसरा किसी से लड़ रहा है, चौथा किसी से लड़ रहा है, एक ने कोई पॉइंट रेज किया, दूसरे ने मुखालफत की, तीसरे ने फलाने की, चौथे ने फलाने की, अजीबो गरीब है। तो जजा सजा जब तक नहीं होगा और फिर राइट पीपल फॉर राइट जब हर शाख पे बुजदार बिठा रखा है आपने, तो फिर वो क्या बनेगा। तो ये एक बड़ा है कि वज़ीर आज़म कह देते हैं कि ये नोटिस ले लिया, वो उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों हो जाता है? फॉलो अप टीम नहीं है। KPK देख लें बुजदार प्लस, उधर देख लें पंजाब में बुजदार साहब, इधर मरकज़ में देख लें अनइलेक्टेड लोग, और जो इलेक्टेड और अनइलेक्टेड की लड़ाई है वो एक अलहदा है। तो ये सारी चीज़ें वज़ीर आज़म को कर रही हैं। और अगर वज़ीर आज़म साहब ने इसी तरह अपनी इनिंग्स जारी रखी तो मुझे नहीं लगता कि ये वापस अपनी ग्राउंड पे आ सकेंगे। ये थोड़ा सा अब तो टेस्ट से वनडे की तरफ जा रहे हैं वो, यानी 2.5 साल गुजर गए और उसके बाद T20 शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये डू एंड डाई वाला मामला लगता है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब की और आबिद मीर साहब की राय आपने सुनी। हुकूमत ने आज एक और अहम कदम उठाया है, अदालत से राब्ता किया है। क्या मामला, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए हैं। अपोजिशन का मानना है कि हुकूमत अचानक ओपन बैलेट का मुतालबा इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें अपने अराकीन पर एतमाद नहीं है। साथ ही हुकूमती तरीक़ाकार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि बिना आईनी तरमीम के ओपन बैलेट का तरीक़ाकार अपनाया नहीं जा सकता। जबकि आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया है और बिना आईनी तरमीम के सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट का तरीक़ाकार अपनाने पर अदालत से राय मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए सदारती रेफरेंस के मुताबिक आइन के आर्टिकल 226 के तहत इंतखाबात में जो खुफिया रायशुमारी की शर्त है, क्या वो सिर्फ सदर पाकिस्तान, कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स पर लागू होगी या सेनेट के अराकीन के इंतखाबात पर भी लागू होगी, जिनके इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होते हैं। सदारती रेफरेंस के मुताबिक अवामी अहमियत का हामिल यह सवाल वोट की खरीदो फरोख्त के पस मंजर में उठा है, जिसकी वजह से इंतखाबात की साख मुतासिर हुई है। 1985 के बाद से होने वाले हर सेनेट इंतखाबात में इस बहस ने जन्म लिया है और हर वक्त इस हवाले से इस्लाहात और ओपन बैलेट के अज़म का इजहार किया गया है। सदारती रेफरेंस के मुताबिक काबीना को यह मशवरा दिया गया है कि आइन का आर्टिकल 226 सिर्फ उन इलेक्शंस में खुफिया राय शुमारी की बात करता है जो आइन के तहत होते हैं, जैसे कि सदर और स्पीकर्स के इलेक्शंस, जबकि सेनेट अराकीन के इंतखाबात इलेक्शन एक्ट की शिकों के तहत होते हैं, जिनमें भी फिलहाल खुफिया राय शुमारी की बात की गई है। सदारती रेफरेंस के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में जो खुफिया राय शुमारी की ज़रूरियात हैं, उसके लिए आईनी मैंडेट के तरीक़ाकार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन एक्ट के ज़रिए हो सकता है, जिसके अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए या ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम की जा सकती है। हुकूमत ने सदारती रेफरेंस में भारत का भी हवाला दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारत ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में सेनेट इंतखाबात में खुफिया राय शुमारी की बात की। बाद में वोटों की खरीदो फरोख्त को देखते हुए 2003 में इसमें तरमीम की गई और सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट की शर्त रखी। सदारती रेफरेंस के मुताबिक पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट में भी सीक्रेट बैलेट में तरमीम करके उसे ओपन बैलेट करार दिया जा सकता है। हुकूमत ने इस हवाले से अदालत से रुजू कर लिया है कि आया सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी, यानी अपोजिशन का साथ चाहिए होगा, या उसे इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके यानी सादा अक्सरियत के साथ या फिर ऑर्डिनेंस लागू करके बदला जा सकता है। इस हवाले से बात करेंगे कि कानून या माहिर कानून क्या कहते हैं। सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया। सब इस हवाले से आईनी तशरीह आपकी नज़र में क्या है कि आईनी तरमीम हो या सिंपल एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए मामला हो सकता है? जी, यही इंटरप्रिटेशन या तशरीह जो है सुप्रीम कोर्ट से मांगी जा रही है। मकसद इस सदारती रेफरेंस का ये है कि आइन के आर्टिकल 226 की तशरीह की जाए और हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट उस तशरीह के जरिए
हुकूमत को इजाजत दे दे कि वो सादा कानून साजी के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करे और जहां सेनेट के इलेक्शन के लिए खुफिया बैलेट का तकाजा है उसको ओपन बैलेट में तब्दील कर दिया जाए। अब सवाल यहाँ यही है कि आइन का आर्टिकल 226 ये कहता है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी थ्रू सीक्रेट बैलेट। अब जो ये अल्फाज हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका क्या मतलब है? देखिए, हमारे आइन में जगह जगह ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस हवाले से मुख्तलिफ हाई कोर्टों की और सुप्रीम कोर्ट की भी कम से कम एक जजमेंट है जिसने ये तशरीह की है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि अगर आइन एक चीज का मुतकाजी है और उस अमल को पूरा करने के लिए आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कानून साजी की जाती है और उस कानून साजी के जरिए आइन की जो मंशा है उसको हासिल किया जाता है, तो ये तमाम अमल जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस रेफरेंस में ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत का इलेक्शन है जैसे, जिसका तमाम तरीक़ाकार शेड्यूल 2 में आइन के दे दिया गया है, लिहाजा वो तमाम इलेक्शन जो है सिर्फ उसको और उस किस्म के दीगर इलेक्शनों को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तस्वुर किया जाए, यानी कि जहां मुकम्मल तरीक़ाकार आइन ने खुद दे दिया है तो वो इलेक्शन तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है आइन के आर्टिकल 226 के लिए। लेकिन बाकी इलेक्शन जहां आइन ये तकाजा कर रहा है कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन कानून साजी के जरिए होना है, इसलिए उस इलेक्शन को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तस्वुर ना किया जाए। अब यहाँ सेनेट का जो इलेक्शन है, जाहिर है कि सेनेट की तश्कील, सेनेट में वोटिंग कैसे होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आइन में खुद दर्ज है आर्टिकल 59 में। अब इस सब कुछ के होते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि चूंकि इस तमाम अमल को पूरा करने के लिए कानून साजी भी की गई है, इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो इनेक्ट किया गया है, तो ये तमाम अमल जो है अब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के जुमरे में नहीं रहा, ये एक और इलेक्शन है जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी कि आइन के बराह रास्त तहत नहीं है, एक कानून के तहत है, इसलिए आइन के आर्टिकल 226 का इस पे इतलाक नहीं होगा। ये एक बहस जाहिर की जा सकती है, लेकिन मेरी नजर में बसद एहतराम हुकूमत वो करना चाह रही है जो वो एक आईनी तरमीम के जरिए शायद सिर्फ कर सकती है, और चूंकि आईनी तरमीम के जो नंबर है वो हुकूमत को हासिल नहीं है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि तशरीह के जरिए वो मकसद हासिल कर लिया जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बहस बहुत अरसे से पाकिस्तान में हो रही है कि क्या सेनेट का इलेक्शन इसी तरह होना चाहिए जैसे होता है, क्या ओपन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इस पर इत्तफाक रहा है कि खुफिया से ओपन की तरफ जाने के लिए एक आईनी तरमीम की जरूरत है। अब इस सदारती रेफरेंस के जरिए आईनी तरमीम की जरूरत जो है उसको रास्ते से हटाया जा रहा है। ये तवक्को की जा रही है कि हमें तशरीह मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से जिसकी बुनियाद पर आइन में तरमीम किए बगैर सादा कानून साजी के जरिए सेनेट के इलेक्शन को खुफिया से ओपन कर दिया जाएगा। मतलब अगर इस रेफरेंस में भारत की भी मिसाल दी गई है जहां पर पहले सीक्रेट बैलेटिंग होती थी, खुफिया होती थी, फिर ओपन बैलेटिंग होती है, तो क्या उससे वजन नहीं आ जाता है हुकूमत के मौक़िफ़ में? देखिए, देखना यह है कि क्या भारत में भी हमारे आइन के आर्टिकल 226 की किस्म की कोई शिक मौजूद थी, उसकी इक्विवेलेंट शिक, जिसको हम कह सकें कि ये बिल्कुल इससे तरह से इससे हमचू किस्म की शिक है। हमारा आइन चूंकि बहुत वजाहत से आर्टिकल 226 में ये कहता है कि तमाम इलेक्शन आइन के तहत जो मुनक्किद होने हैं वो खुफिया बैलेट से होंगे, उसके लिए गुंजाइश निकालना इस वक्त मुझे कुछ मुश्किल नजर आता है। भारत की मिसाल दी गई, लेकिन ये नहीं कहा गया कि भारत में भी ऐसी कोई शिक थी और उस शिक की तशरीह भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उस अंदाज में की जिसका तकाजा अब किया जा रहा है। भारत में गालिबन ऐसी कोई शिक उनके आइन में नहीं है जो हमारे आर्टिकल 226 के मुतरादिफ हो। बहुत शुक्रिया सलमान इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। देखते हैं अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्योंकि फैसला बहरहाल अदालत ने करना है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम इशू है, उस पर हुकूमत ने दावा फिर कर दिया, दावा फिर गलत नजर आ रहा है। एक ब्रेक के बाद वजारत पेट्रोलियम दावा कर देती है, वो दुरुस्त साबित नहीं होता, भुगतना अवाम को पड़ता है और बार बार ऐसा हो रहा है। मुसलसल मुल्क में गैस की कमी थी, अवाम एहतजाज कर रहे थे। 2 दिन पहले एक बार फिर वजारत पेट्रोलियम ने दावा कर दिया कि 18 दिसंबर को LNG का एक कार्गो आना था और अब वो 21 दिसंबर को आएगा, जिसके बाद 22 दिसंबर से दोनों सुई कंपनियों को गैस का प्रेशर बेहतर हो जाएगा।
मगर इस दावे के बाद भी आवाम का बुरा हाल है और आज भी मुल्क में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत सामने आ रही हैं। गैस ना होने की शिकायत सामने आ रही है। लाहौर में एहतजाज हुआ। इस हवाले से हमने लाहौर के शहरियों, तंदूर वालों से बात की है। देखिए, गैस बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसका प्रेशर जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम सिलेंडर और लकड़ियों पे मजबूर होते हैं, रोटी पकाते हैं। रोटी का जो क्वालिटी है वो स्विंग गैस पे जैसे आते हैं उसी तरह सिलेंडर पे नहीं आते। रोटियाँ सहात होती है। जो गैस है वो तो बिल्कुल नहीं आ रहे, सारे दिन नहीं आते। हम सालन भी वो सिलेंडर पे पकाते हैं और रोटियाँ भी सिलेंडर पे पकाते हैं या लकड़ों पे पकाते हैं। गैस का प्रेशर पिछले साल की बनिस्बत इस दफ़ा बिल्कुल ही स्लो है और हमें होटल की रोटियां खा खा के हमारे पेट ख़राब हो रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा मतलब कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा। इस दफ़ा लाहौर में तो बिल्कुल गैस नहीं आ रही, गैस की बहुत लोड शेडिंग है। प्रेशर हमारे पास ज़रा भी नहीं है, ज़ीरो है। हमारा जो सा सिलेंडर यूज़ हो रहा है, सिलेंडर का बिल जो सा हमें एक्स्ट्रा पड़ता है 3 से 4 हज़ार रुपया। हाँ जी, रोटियां लैन निकले ने घर गैस नहीं गई तो बड़ी मजबूरी कर 2 घर ने उत्ते थले रोटी बड़ी आवाजारी होंगी। सवेरे सुबह उठने तो मैं गैस नहीं होंगी, रात को अगर आंटी रोटी का टाइम होता तो गैस नहीं होंगी। सुबह तकरीबन गैस का प्रेशर तो ना होने के बराबर होता है, तो ज़ाहिर है बाइट से नाश्ता आएगा, तो डेली नाश्ता बाइट से यानी कि आता है, तो खा खा के इंसान ने बीमार ही होना है। गैस तो आता नहीं है भाईजान, पर इतनी परेशानी है गैस की। रोज़ बाहर खाना LG वो महंगी है, गैस के बिल वैसे ही आ रहे हैं महंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। बिजली का वो भी यही हाल है, ठीक है, बहुत ही परेशानी किया हुआ उन्होंने। जो हमारा LPG का काम है या ये लकड़ी का काम है, ज़ाहिर है इसमें भी इसकी डिमांड बढ़ जाती है जब सुई गैस का प्रेशर लो होता है, तो इसमें लोगों को जो है वो इसमें फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो सर्दियों में कुछ ऐसा यानी सुई गैस की तरफ से प्रॉब्लम ज़रूर है कि उसका प्रेशर लो हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।